हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। फिर से हमारा टॉपिक है पति पत्नी और सुप्रीम कोर्ट। आप लगातार जो है खबरों में यही पढ़ रहे हो। तो आज का हमारा आर्टिकल ये है कि क्या पति भी यहाँ पर गुजारा भत्ता मांग सकता है अपनी पत्नी से अगर तलाक होता है तो। क्योंकि ज़्यादातर हमने एलिमनी जो मिलती है वो यही सुनते हैं कि जो है पत्नियाँ या पत्नियों को ही मिल रही हैं। जब भी कोर्ट केस होता है, तलाक का मुद्दा आता है तो पत्नियों को ही पैसे दिलाए जाते हैं। तो यहाँ पे गलत फहमी मैं आपको दूर करूँगी कि नहीं, अगर कभी भी तलाक होता है और पति आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो पति अपने गुजारे भत्ते के लिए भी यहाँ पर सरकार से या मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पर भी केस चल रहा है उसके लिए मांग कर सकता है। सारे आर्टिकल्स को हम यहाँ पे समझेंगे किन किन के तहत कैसे क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, क्या पति भी मांग सकता है पत्नी से गुजारा भत्ता। केसेस तो बहुत सारे आए अलग अलग राज्यों में। कई बार तो जो हाई कोर्ट थे उन्होंने ही मना कर दिया कि नहीं, गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ऐसे में पति आलसी हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको लगा कि अगर सक्षम हो तुम तब तो नहीं मिलेगा तुमको गुजारा भत्ता। अगर सक्षम नहीं हो, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, ठीक है, वो जीवन पर्यंत जो है हाउसवाइफ के काम में रही है, उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, 10-12 तक पढ़ाई कर रखी है, या मान लीजिए ग्रेजुएट भी है वो, फिर भी उससे ये संभावना नहीं कि उसको कोई रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये कोशिश की जाती है कि चलो इनको जो है पैसे दिला देते हैं। वैसे तो आप कई मामलों में देखते हो कि अच्छे खासे सेलिब्रिटीज़ के जब तलाक होते हैं तब भी महिलाओं को गुजारा भत्ता या जिसको एलिमोनी आप बोलते हो लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो बेचारे क्या पुरुषों को भी मिलना चाहिए। यहाँ पे जो है लैंगिक समानता का मामला हो जाता है। ठीक है, तो चर्चा में क्या आया है, क्या तलाक के मामले में पुरुषों के पास अधिकार होते हैं। पहला प्रश्न ये है यहाँ पर। आम धारणाओं से परे भारतीय कानून में पुरुषों को तलाक, भरण पोषण, बच्चों की कस्टडी और झूठे आरोपों से बचाव के लिए कई प्रावधान हैं। तो भले ही कितना भी पितृसत्तात्मक हम अपने समाज को समझ लें या यही कहते आए हैं हम कि पितृसत्तात्मक है, लेकिन महिलाओं के साथ कई बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला हो रहा है उल्टा, और यहाँ पर जो है पुरुष बोल रहे हैं कि लैंगिक समानता है ना, तो अगर कोई भी पुरुष सक्षम नहीं है तो तलाक के टाइम जो है महिला को पैसे ना दिलाए जाएं, जहाँ यहाँ पर पुरुष को पैसे दिलाए जाए। झूठे जो है आरोप लगाए जाते हैं, उसको भी हम समझेंगे कि क्या कोई सजा का प्रावधान है। जैसे हम देख रहे हैं कि 498A के तहत जो है यहाँ पर गलत झूठे आरोप जो है पुरुषों के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। तो क्या उस पर झूठा आरोप लगाने के उस हिसाब से किसी महिला पर कार्यवाही हो सकती है। जो है आपने सुना होगा कि अगर आप झूठी गवाही देते हो तो उस पर क्या सजा का प्रावधान है, कितने रुपए का जुर्माना है, सब यहाँ पे हम जो 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो भारतीय समाज जो है पितृसत्तात्मक या पुरुष प्रधान होने का आरोप स्टार्टिंग से लगा है कि भाई यही है, लेकिन है सच में यही है। सती प्रथा जैसी कुरीतियां हमने जो है बहुत समय से देखी हैं। पहले होती थी, अब तो नहीं होती है। महिलाओं के खिलाफ जो है हिंसा में कोई कमी नहीं आई है। आज भी बहुत सारे मामले ऐसे हैं। जैसे हम अभी जो सुभाष जी का मामला देख रहे हैं वो एक्सेप्शन है, बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होता है। ज़्यादातर मामलों में सच में महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है, या फिर जो है घरेलू हिंसा के मामले जो होते हैं बहुत हद तक सही होते हैं। 2, 4, 5, 10% महिलाएं ऐसी होती है जो इस सिचुएशन का गलत इस्तेमाल करती हैं। जब जैसे आप ज़्यादातर देखते हो कि तलाक के लिए महिलाएँ ही अर्जी डाल रही हैं। अगर महिला अर्जी डाल रही तलाक के लिए तो होता है कि तलाक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा आया है सामने कि जब पुरुष चाहता है कि तलाक हो जाए और महिला चाहती है कि तलाक ना हो, फिर उस पे जो है 498A धारा का इस्तेमाल करके उसको प्रताड़ित या परेशान करने का प्रयास जो है महिलाओं के द्वारा कई बार ये देखने को मिला है, होता है ऐसा। ठीक है, बलात्कार, एसिड अटैक्स हम लगातार देख रहे हैं, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, ये सब सच है, ये होता है। ठीक है, आप जो है किसी एक केस की वजह से इतनी सारी चीज़ों को एक तरीके से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सब होता है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कानून इसीलिए बनाए गए हैं। ये यहाँ पर जो मामला आया हुआ है थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन अभी इस पर जो है जांच चल रही है कि जैसे भी आरोप उन पे लगाए गए हैं उनकी पत्नी के द्वारा वो सच में हुए हैं या नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे पहली बात हम बात करेंगे तलाक मांगने का अधिकार। ज़्यादातर हम सुनते यही हैं कि महिलाएं तलाक मांग रही हैं। तलाक मांगने का अधिकार में यही होता है कि या तो आम सहमति से तलाक मिल जाता है,
या फिर पत्नी या पति छोड़कर चला जाए तब तलाक मिल जाता है, या एडल्ट्री का मामला हो कि यहाँ पर जो है दूसरी जगह अफेयर चलाया जा रहा है, या कोई अन्य घरेलू हिंसा का मामला, तो ऐसे मामलों में तलाक मांगा जाता है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन कब तलाक मांगता है और कैसी सिचुएशन बनती है। तो भारत में तलाक या तो कपल्स की सहमति से होता है या केवल महिलाओं की याचिका पर, ठीक है। लोगों के बीच ये आम धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि या तो कपल्स आपसी सहमति से तलाक लेते हैं, या फिर जब महिला चाहती है तभी तलाक होता है। पुरुष चाहता है तो उस पर तो केस हो जाता है, महिलाएं केस कर देती हैं, क्योंकि पुरुषों के पास ऐसा कोई आर्टिकल या ऐसी कोई आईपीसी की धारा नहीं है ना कि तलाक मांगे पत्नी और उस पर ठोक दो तो मतलब केस कर दो, तो कल को जो है कोर्ट के केस के चक्कर लगाती रह जाए महिलाएं। तो पुरुषों महिलाओं के पास ये हथियार है 498A, ठीक है। आम सहमति के बगैर भी पुरुषों के पास तलाक मांगने के अधिकार हैं, ऐसा हो सकता है, बहुत सारे हैं। देखो, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13(1) के तहत जो है पति तलाक की याचिका जो है दाखिल कर सकता है। उसके लिए देखो क्या क्या होने चाहिए, जो टर्म्स एंड कंडीशन है। जरूरी नहीं कि उत्पीड़न सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का हो। कई जगह जो है आप देखिए मामले ऐसे होते हैं कि महिलाएं अपने पतियों का उत्पीड़न कर रही होती। उत्पीड़न का मामला है या अडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है, ये डिसर्शन मतलब या पति या पत्नी जो भी है छोड़ के चला जाए, ये सारे जो नियम कानून है दोनों पे ही लागू होते हैं। इनके तहत जो है तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हो। लेकिन हम जो है पढ़ रहे हैं पुरुषों के लिए। फिर क्या है, पत्नी का मानसिक रूप से कमज़ोर होना, लगे कि जो है पत्नी मानसिक रूप से कमज़ोर है और जो है ये पहले नहीं बताया गया था या बाद में होगा, तो इसके हिसाब से जो है आप तलाक ले सकते हो। कोई पुरुष तलाक चाहता है तो इन चीज़ों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। बाकी मुस्लिम जो है मुस्लिम जो पुरुष है पहले शरिया कानून के तहत 3 तलाक बोल के तलाक ले लेते थे, लेकिन अब तो वो बंद हो गया है। तो वो मुस्लिम भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि आप भी इन नियमों कानूनों का पालन करिए। अभी साथ कल या परसों एक मामला था कि पति पत्नी का झगड़ा हुआ, मुस्लिम कम्युनिटी में ही चल रहा था वो, और पति ने जो है 3 तलाक बोल के तलाक दे दिया। पत्नी मान ही नहीं रही, कह रही अब तो कानून खत्म हो गया, शरिया जो भी कानून है वो अब चल ही नहीं रहा है। 2019 में जो है 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया था, तो अब जो है तलाक की 3 बार तलाक बोलने से नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें संपत्ति का अधिकार। हम सबको पता है जब तलाक होता है तो पति की आधी प्रॉपर्टी पत्नी की हो जाती है, ठीक है, या जो भी कमाता है उसकी सैलरी भी उन्हीं को जाती है। अब सवाल ये है कि अगर कभी पति को तलाक लेना हो तो क्या पत्नी की संपत्ति जो भी होती है वो पति को मिलती है? तो इसको हम यहाँ पे अच्छे समझेंगे। अगर तलाक के समय संपत्ति का विवाद हो गया हो तो पुरुष संयुक्त संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकता है। मान लो एक घर लिया था इन्होंने, ठीक है, दोनों ने पैसे मिलाए थे कि कुछ जो है लड़की लेकर आई कुछ लड़का, तो इसको जो है आधा आधा आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर बात करें कि जो भी पत्नी की अर्जित संपत्ति है ना उस पे आपको अधिकार नहीं मिलेगा, जैसा कि महिलाओं को मिलता है कि पति ने जो है ये खरीदा वो खरीदा और वो सारी संपत्ति अपने नाम पर अगर रखी है, बाकी अगर आपने मम्मी के नाम पर रख दी तो आप बच सकते हैं, ठीक है, जैसा कि क्रिकेटर ने किया था। तो अगर उनके नाम पर है तो सारी संपत्ति या आधी संपत्ति चली जाती है। तो यहाँ पर पुरुषों को यह है कि महिला की जो है संपत्ति जो उसने अपनी मेहनत से कमाई है वो आपको नहीं मिलेगी। जो संपत्ति दोनों ने मिलकर खरीदी है उस पर तो आपका हक बनता है, मिल जाएगी। अब बात करें यहाँ पर बच्चों की कस्टडी की। जब भी तलाक होता है अगर 1 या 2 बच्चे हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा उठता है कि बच्चे कौन रखेगा। तो ज़्यादातर केसेस में तो है जो भी कोर्ट हमारा होता है वो महिलाओं को ही कस्टडी देता है। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो महिला को ही मिलती है, लेकिन बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर यहाँ पे बहुत साफ सुथरा लिखा हुआ है कि कोर्ट माता या पिता को ध्यान में रखकर कस्टडी नहीं देता है। बच्चे का हित या बच्चे का कल्याण जो है किस पर निर्भर करता है उसके आधार पर यहाँ पर कस्टडी दी जाती है। अगर लगेगा पिता सक्षम है तो आप रख सकते हो, या पिता सक्षम नहीं है महिला सक्षम है तो वो रख सकती है। अगर इकोनॉमिकली महिला बहुत जो है कमज़ोर है और कोर्ट को दिख रहा है कि अगर महिला को बच्चा दिया गया तो वो उसकी देखभाल या पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पाएगी, तो ज़्यादातर जो है पुरुषों को कस्टडी भी मिल सकती है, पुरुषों को कस्टडी दी जाती है। ज़्यादातर मामलों में जो है जो हमारा कोर्ट होता है वो सम्मिलित वाली कस्टडी देता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट कस्टडी। नाम नहीं याद रहा था, हाँ, जॉइंट कस्टडी, कि भाई हफ्ते में 3 दिन तुम्हारे पास 3 दिन मेरे पास, ठीक है। या फिर जो है पति बिजी है तो पत्नी के पास छोड़ दिया और जब वो चाहे मिल सकता है। कई जगह ऐसा होता है कि दिन में हफ्तों में घंटे डिसाइड होते। ये सारा कल्चर जो है फॉरेन में ज़्यादा फॉलो होता है। इंडिया में जो है ऐसी नौबत अभी तक शायद नहीं आई है। फिलहाल तो नियम कानून यही है कि ज्वाइंट कस्टडी में दोनों लोगों को यहाँ पर कस्टडी दी जाती है।
अब यहाँ पे बात करें अगर भरण पोषण का अधिकार जो है, जो हम बोल रहे हैं गुजारा भत्ता, वो कैसे और क्या और कितना मिल सकता है, क्या दिया गया? हाँ दिया गया। गुजरात में एक मामला हुआ था, 20,000 पर मंथ जो है पुरुष को, पत्नी को बोला गया था कि तुमको देना है, इनको देना पड़ता है अगर जो है कोर्ट आपको ऐसी चीज़ें बताता है, ठीक है। गुजारा भत्ता है, मेंटेनेंस महिलाओं का ही अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं। जिनको गलतफहमी है दूर कर लो। भारतीय कानून में पुरुष अपनी पत्नियों के भरण पोषण के लिए पैसे की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग करते नहीं हैं। एक तो हो जाता है सामाजिक दबाव वाला मामला कि समाज में लोग क्या बोलेंगे, पत्नी के पैसे ले रहा है, तो ज़्यादातर लोग नहीं लेते, लेकिन अगर कानूनन आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 के तहत जो है, अगर पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है, ऐसा ना हो कि बेचारी उसके पास खुद नहीं है, आप 15-20 हज़ार 25 मांगो तो वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। पति कमजोर वित्तीय स्थिति में है तो आप जो है भरण पोषण की मांग कर सकते हो अगर सक्षम है। ऐसा तो पतियों के साथ भी होता है, अगर पति सक्षम है तभी महिला को जो है गुजारा भत्ता मिलता है, अदरवाइज कोर्ट मना कर देता है कि ये पुरुष जो है तुम्हें मेंटेनेंस देने के लिए सक्षम नहीं है, तो तुम्हें अपना गुजारा खुद करना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद का गुजारा नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर किया गया है। भारत में अब तक कई मुकदमे हो चुके हैं जिनमें कोर्ट ने महिला को अपने पति को मेंटेनेंस देने के लिए बोला है, ठीक है। 2011 के रानी सेठ बनाम सुनील सेठी मामले में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने 20,000 मासिक मेंटेनेंस का यहाँ पे वादा किया था कि महिला के द्वारा पुरुष को दिया जाएगा। ऐसे भी मुकदमे हुए हैं जिनमें कोर्ट ने पति की खराब वित्तीय परिस्थितियों को देखते हुए पत्नी को मना कर दिया है कि तुम्हें कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। जैसे सुभाष वाले मामले में था कि पत्नी कितना डिमांड करी थी, 3 करोड़ रुपए देने को तो दे सकते थे वो, लेकिन जो है कोई कितना दे सकता है इस बात पर आप जो है पूरे पैसे नहीं मांग लेंगे उससे, ठीक है। पहले उसमें 1 करोड़ की डिमांड रखी थी, बाद में 3 करोड़ के हो गए थे, और जो है जज ने भी यही से स्टेटमेंट यूज़ किया था कि 3 करोड़ मांग रही, इसका मतलब आप 3 करोड़ देने में सक्षम हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें झूठे आरोप से बचाव के लिए, जैसा अभी चल रहा है, और ऐसा जो है 1-2 बार नहीं, बहुत बार हमने देखा है। और पुलिस से बात करेंगे आप या जो है जाकर वकीलों से बात करेंगे तो उन्होंने भी यही बोला है कि बहुत सारे केसेस में सच में महिलाएं झूठ बोलकर जो है पति के खिलाफ जो है मामला दर्ज कराती हैं। या तो वो होता है कि बदले की भावना के लिए कि इसने जो है तलाक के लिए बोला, या फिर जो है एक तरीके सबक सिखाने के लिए, या जो भी हो, मतलब दूसरे पार्टी को परेशान करने के लिए, पैसे लेने के लिए जो है महिलाएं कई बार जो है ऐसे झूठे आरोप लगाती हैं। दूसरा जो है वकीलों ने ये भी बोला था कि कई बार होता है कि जैसे ही 498 आईपीसी की 498 ए धारा लगती है किसी पुरुष पर, तो वो तुरंत पैसे देना शुरू कर देते हैं। तो वकीलों ने ये भी बोला कि आप जो है तुरंत पैसे मत दीजिए, कार्यवाही होगी, और अगर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सिद्ध हो जाते हैं तभी आपकी गिरफ्तारी होगी। अब जो है गिरफ्तारी पहले की तरह नहीं होती है। तो जिन पर भी ये धाराएं लगें कभी, तो याद रखना है पूरा कोर्ट केस जो है अच्छे से लड़ना है, बीच में गिव अप नहीं करना है, पैसे नहीं देने, ठीक है। देखो, दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के झूठे मामलों में पुरुष को बचाने के लिए कानून में प्रावधान किए गए हैं। पुरुष अदालत में अपील कर सकते हैं कि झूठे आरोप के खिलाफ सबूत पेश कर सकते हैं। यहाँ पर आईपीसी की धारा जो है हमारी 211, झूठा मामला अगर दर्ज कराया गया तो 2 साल की सजा महिला को हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता की जो है धारा 248 भी ऐसा ही प्रावधान करती है, लेकिन सजा जो है 7 साल की, उसमें 5 साल, हाँ 5 साल की सजा है भारतीय न्याय संहिता में अगर झूठा आरोप लगाती है कोई महिला तो यहाँ पर पुरुषों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर जो है चीज़ें की गई हैं, ठीक है। कुछ मामले यहाँ पर हैं। निव्या वीएम बनाम शिव प्रसाद एम के 2017 का जो है, इस मामले में केरल उच्च न्यायालय ने माना था कि यदि पति को काम करने में असमर्थता की अनुपस्थिति में भरण पोषण प्रदान किया जाता है, मतलब असमर्थता की अनुपस्थिति का मतलब है कि वो समर्थ तो है लेकिन काम नहीं करना चाहता है, और वो चाहता है कि जो है भत्ता, मतलब जो भी खर्चा वगैरह है वो उसकी पत्नी दे दे उसको, मतलब जो है उसको बोलेंगे नालायक होना या फिर जो है आलसी होना। तो उन्होंने बोला आलस को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए हम जो पैसा नहीं दिलाएंगे, अपना अगर सक्षम हो तो काम करो। पति को ये साबित करना होगा पहले कि आप जो है कमाने के लिए जो है लायक नहीं हो या कमा नहीं सकते हो सच में, ऐसी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी तरीके से सक्षम नहीं, तब आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज पैसे नहीं मिलेंगे। भरण पोषण जो भी है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और मामला आया था, देखो, कमलेंद्र सावरकर बनाम कमलेंद्र। यहाँ पर जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है माना कि पति पूरी तरीके से पत्नी की
आय पर निर्भर नहीं रह सकता है। अगर पति काम कर सकता है और कमा सकता है तो एक कुशल व्यक्ति को भरण पोषण में देने से आलस्य को बढ़ावा मिलेगा। तो उन्होंने बोला अगर कोई व्यक्ति सच में ऐसा है जो कामा धमा सकता है तो उसको हम जो है यहाँ पर भरण पोषण जो वित्तीय सहायता जो है मांगने की बात कर रहे वो नहीं देंगे। इससे क्या होगा, लोगों में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ये लोग जो है आलसी हो जाएंगे। ठीक है। रानी सेठी बनाम जो है सुनील सेठी, हमने ऑलरेडी बताया था आपको अभी, जिसमें मात्र जो है 20,000 रुपये मंथली यहाँ पर उस व्यक्ति को मिले थे। ट्रायल कोर्ट ने मामले की परिस्थिति और तथ्यों के अनुसार जो है माना कि पत्नी को भरण पोषण देना होगा 20,000 जो है मुकदमे के खर्च के रूप में 10,000 रुपये देने का भी निर्देश दिया गया था उसे। बेचारा पति बहुत गरीब था और उस पर जो है फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया इस केस के चलते, तो 10,000 रुपये वो भी दिलाए गए और बाद में साथ में जो है 20,000 मंथली भी देने पड़ेंगे उस महिला को, ये नियम कानून बनाए गए थे। ठीक है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि झूठा आरोप लगाता है, झूठे मामले होते हैं तो वहाँ पर 2 साल और 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। साथ में अगर फर्जी मामला जैसे कोई कभी किसी व्यक्ति पर कोई फर्जी मामला दायर कर दे जिससे उस व्यक्ति को उम्र कैद हो जाए या फांसी हो जाए, मृत्युदंड दिया जाए, तो ऐसे मामले में क्या उस व्यक्ति पर कार्यवाही होगी जिसने झूठा आरोप लगाया है? तो जी हाँ, आईपीसी की धारा के तहत 7 साल और जुर्माना, और बीएनएस के तहत हमारा जो है धारा 248 10 साल की सजा हो सकती है। साथ में अगर कोई झूठी गवाही देता है किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यहाँ पर, तो आईपीसी की धारा है 193 और जो है बीएनएस की धारा है 229। तो आईपीसी की धारा के तहत जो है यहाँ पर हो जाएगा 7 साल प्लस जुर्माना, और जो है 229 के तहत भी यहाँ पर 7 साल प्लस जुर्माने का प्रावधान हमारे कानूनों में किया गया है। अब यहाँ पे बात आती है जब किसी पुरुष के खिलाफ 498A धारा लगाई जाती है, कई बार मामला झूठा होता है, झूठे होने के साथ साथ उस पुरुष की एक तरह से समाज में इज्जत कम होती है, मानहानि का भी यहाँ पे मामला हो जाता है। तो आईपीसी की धारा 499 प्लस 500 और यह मतलब 499 धारा और आईपीसी की धारा 500 सेम है, और बीएनएस की 356 की धारा उसके तहत जो भी जुर्माना या जो भी सजा का प्रावधान किया जाएगा वहाँ पर वो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, सारा समझ में आ गया आपको। एक प्रश्न हमारा यहाँ पर है इसी से संबंधित, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के तहत पति तलाक की याचिका दाखिल कर सकता है? विकल्प हमारे हैं 13(2), 13(3), 13(4) और 13(1). तो जो भी सही हो इसका प्रश्न का उत्तर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मुझे ये भी रहेगा कि भाई सारे बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि सारे वीडियो टाइम से मिले। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।